हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आईपीएसी पढ़े, उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण। उसके बाद ईएन पढ़े, बोले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें सिल्विक रूल पढ़े, कैसे ईएन ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे बंध की, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध को तीन सिद्धांतों द्वारा हम लोग क्लियर करेंगे। एक है वार्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वार्नर, वीबीटी और सीएफटी। तो वीबीटी और सीएफटी तो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े होंगे, पढ़ाए हैं हम। तो ये वीबीटी और सीएफटी वहां पे थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बोर्ड का पेपर दिए हैं, अभी दिए होंगे रिसेंट में, आईआईटी का भी पेपर दिए होंगे, आगे भी आईआईटी का होने वाला है और नीट का, या फिर इन फ्यूचर कभी आप लोग कोई भी एंट्रेंस ऐसा दे रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से ये तीनों पार्ट में से एक क्वेश्चन 100% पाएंगे। अभी नीट का पेपर होने वाला है, आईआईटी का पेपर होने वाला है। अगर इन तीनों केस में से क्वेश्चन नहीं आया ना, ब्लॉक कर देना। इन तीनों में से मिनिमम एक क्वेश्चन आप पाएंगे ही पाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो रख ही दे साइड में, अभी इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है, ब्लॉक कर दो। मैटर फंस कहां रहा है मालूम? मैटर फंस रहा है ना, हम बहुत देख रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैटर जो आगे फंस रहा है ना, बंदों को लेके। बंदे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और जो योद्धा लोग बैठे हुए हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो उस शॉर्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं उन बंदों के थ्रू। जैसे बटन दो। हाँ बच्चों, ये दिख रहा है? दिख रहा है कितना आसान है? देखो देखो जरा, देखो कितना आसान है। बंदे प्रसन्न, खुश, यार सर कितना अच्छा कहते हैं, देखो देखो कितना अच्छा दिख रहा है। बंदे खुश। वो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हो ही नहीं पाएगा ना यार, ये चीज हमसे हो ही नहीं पाएगा। हम पढ़ा रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, मजे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाँ हमारे फला बैच में से ये बच्चे नीट के टॉपर होते हैं। थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाओ यार, थोड़ा सा। बैच चल कितने रहे हैं? 100, 150, 50। सिलेक्शन के बारे में बात कौन से बैच का हो रहा है? एक बैच का। वो आपको ये नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हो रहा है। आपको ये एक्चुअल में ये बता रहे हैं ना कि ये बैच से हो रहे हैं, कि आप भी ज्वाइन करें। हमसे नहीं हो पाएगा। पढ़ाना हो ना, उसको हटा दें, उसको हटा दें। आप देखते होंगे, इसे बटन दबाएं, पूरा का पूरा थ्योरी के साथ साथ जितने भी फंक्शन बनते हैं वो सब आ जाते हैं सामने। टीचर क्या करते हैं, ये रहा थ्योरी भैया, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है, ये 3 केस पढ़ना है, ये वार्नर वार्नर वार्नर। बच्चे खुश, ये सर कितना अच्छा फिट रहे थे, ऐसे बच्चे खुश। हम देख रहे हैं ना, यही हो रहा है। अभी तो हमारे पास ऐसा सुविधा कुछ है नहीं। आपको हम बता रहे हैं, जिस दिन डिजिटल आया, जिस दिन हमारे पास आया, अभी हमारी औकात नहीं है, जो है तो है। आपको दिखाएंगे हम कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है। यार सारे शब्द आपको लिखा मिल रहा है। क्या कर रहे हैं मालूम? पहले तो वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, दूसरी जगह सिस्टम बना के उसको सॉल्व करवा रहे हैं। सॉल्व करके उसको रट रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये सॉल्व होगा। उनको तो पेपर देना नहीं है, पेपर तो आपको देना है। वो क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये क्लियर होता जा रहा है। क्लियर, मजा कब आता है मालूम? मजा बच्चे
यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछ बैठे, हम टीचर हमसे यूनिक क्वेश्चन पूछ ले जो हम सोचे भी नहीं, उसको हम सॉल्व करें तो समझ में आता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सब पक के मिल रहा है, पक के। आपको बता नहीं रहे कि कैसे इसको बनाना है, बता नहीं रहे, खिला रहे हैं, लो भैया लो भैया लो भैया। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं ना? तो तैयार रहें, तैयार रहें रिस्क लेने वाले। बहुत यार मतलब कुछ ऐसी बातें हैं ना जो हम शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक होता नहीं कि हाँ यार टीचर बहुत अच्छे हैं यार, इनके साथ ऐसा हो रहा है इसलिए शायद नहीं बना पा रहे हैं, लाओ इनको हम इनका व्यू करेंगे, इनका सब्सक्राइब करेंगे। भैया प्रभु मत करिए, मत करिए, मुझे ऐसे फेमस होना ही नहीं। हर आलोचनाओं को, हर दिक्कतों को हम जब तक झेलेंगे नहीं, जब तक हमें तकलीफ होगा नहीं, और उसी का देन है जो हम हैं। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा ठीक ठाक है, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं ठीक ठाक है। ऐसे ही हुआ था ऑफलाइन में भी, और ऐसे ही इसमें भी होगा, ये गारंटी है। जान है, हाथ लगाएंगे छोड़ेंगे थोड़ी, समझ रहे हैं ना? बस नहीं कर पा रहे हैं हम, है कुछ ऐसा, नहीं तो अभी हर दूसरे दिन आता था, हर दूसरे दिन अलग अलग तरीके की चीजें, समझ रहे? तो वार्नर भैया की पहले बात करते हैं। वार्नर भैया जो थे वो फादर थे, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर ये बोरिंग बहुत है यार, बहुत बोरिंग है सर जी। आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो, 45 मिनट 50 मिनट का लेक्चर है, और 45 मिनट 50 मिनट में अगर आप बोर हो जा रहे हैं ना, कि डायलॉग बाजी सर जी नहीं कर रहे, गाना वाना नहीं गा रहे हैं, कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें नहीं बता रहे हैं, बोरिंग है, लेक्चर इनका सही नहीं है। हो गया फिर, बन चुके यार MBBS, तुम IIT क्वालिफाइड कर चुके, तुम्हारे तो बस का है कॉमेडी सुन के, गाना सुन के और जोक सुन के IIT कॉलेज में पहुंचोगे और नीट MBBS कॉलेज में जाओगे। बताइए अगर ऐसा हो तो फिर कॉमेडी, हम बहुत जबरदस्त कॉमेडी करते हैं भाई, कॉमेडी करें यहाँ पे, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो, और अगर आप 50 मिनट में बोर हो जा रहे हैं फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई। 50 मिनट के लेक्चर में आपको कॉमेडी भी चाहिए, जोक भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए। वार्नर भाई हटाओ हटाओ। तो इन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, संयुक्ता। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं एक, और इसी के आधार पे सब चेक करते हैं। K4FeCN6। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर, बोले तो समन्वय संख्या के समान होता है, मतलब बराबर होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिए हुए हैं, इसमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2। इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होगा इस कॉम्प्लेक्स का वो कितना, 2, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो समन्वय संख्या के बराबर होता है, तो समन्वय संख्या कितना, 6। तो इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी कितना, 2, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना, 6। और एग्जांपल देखें, जैसे NiCO4 है, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी 0, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4। ये PTEN2 Cl2 और Cl2।
तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा इसका 4, प्राइमरी वैलेंसी 4 और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा इसका वो देखिए बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसका 4 कर जाते हैं। क्यों? 2 ठो ई है, 2 ठो ई है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बताएं एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड 2 दाता परमाणु है, जब 2 दाता परमाणु है तो एक एथिलीन डाइएमीन की जो समन्वय संख्या होगी वो कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 2 6, तो इस कॉम्प्लेक्स की समन्वय संख्या 6 है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दे, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनिक होता है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनिक। प्राइमरी वैलेंसी ऋणायन द्वारा संतुष्ट होता है, सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड द्वारा संतुष्ट होता है। और हम लोग जानते हैं लिगेंड धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल बोले तो अदिशात्मक होते हैं और ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल बोले तो दिशात्मक। ये संकुल के ज्योमेट्री का निर्धारण नहीं करते, ज्यामिति का निर्धारण नहीं करते, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं ये ज्योमेट्री का निर्धारण करते हैं। अब जैसे ज्योमेट्री ज्यामिति जो होता है उसको कैसे क्लियर किया जाता है, तो जो समन्वय संख्या होगा वही ज्यामिति का निर्धारण करेगा। तो एक तरफ लिख देते हैं हम समन्वय संख्या और एक तरफ लिख देते हैं ज्योमेट्री। अभी और विस्तार में पढ़ेंगे इसको, जब हम लोग क्या बोलते हैं वीबीटी पढ़ेंगे, तो बस मुश्किल से 10 मिनट। समन्वय संख्या अगर 2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, रेखीय। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर। अरे सर जी ये तो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ाए थे। हाँ पढ़ाए थे यार, जब समन्वय संख्या 4 आता है ना तो भी, अरे ये तो पढ़ाए थे सर जी, टेट्राहेड्रल। हमें मालूम है सर जी, चतुष्फलकीय बोलते हैं इसको। अच्छा, अब स्क्वायर प्लेनर। अरे ये क्या हो गया यार, ये तो हम लोग यहां पे नहीं पढ़े थे, ये तो हम लोग जब क्या बोलते हैं सिग्मा और पाई की संख्या 6 था वहां पे पढ़े थे। ये कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया, ऐसे ही। यही तो अंतर है ना वहां पे और यहाँ पे। वहां पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे मालूम? यहाँ तक तो आसान है, sp sp2। जैसे यहाँ पे आएंगे ना 2 केस मिलेंगे आपको, एक तो sp3 और एक तो dsp2। समझ रहे हैं? तो उसको क्लियर कर दे भी, वीबीटी पढ़ते तो घबराए ना बिल्कुल। मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार। ट्राइगोनल बाइबियामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, 6 ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो ये समन्वय संख्या ज्यामिति का निर्धारण करता है। अब हम लोग बात करते हैं वार्नर ने प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध किया था, प्रयोगों द्वारा चीजों को। याद रखिएगा, वार्नर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में इन्होंने बताया था। अब जैसे मान लें एग्जांपल लेते हैं, वार्नर ने बताया कि जैसे कोबाल्ट 3rd क्लोराइड के साथ अमोनिया के यौगिक की श्रेणी में ये पाया गया कि जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाए, जबरदस्त है वार्नर भाई, एक्सेस में, तो कुछ क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड
में अवक्षेपित हो जाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, सफेद अवक्षेप। कुछ सिल्वर क्लोराइड में अवक्षेपित हो जाते हैं, परंतु कुछ विलयन में रह जाते हैं। तो हमें ये क्लियर करना है कि कितने अवक्षेपित हो रहे हैं और कितने विलयन में है। अब जैसे ये है, ये कंपाउंड है, कोबाल्ट क्लोराइड है, और ये अमोनिया यौगिक की श्रेणी है, 6 मोल लिए हैं। सिल्वर नाइट्रेट को इसमें इनके साथ मिलाया गया, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब ये क्लियर करना है कि कितना मोल अवक्षेप प्राप्त हुआ है। देखें, ये क्लियर होगा यहाँ से, क्वेश्चन आपको चाहे जो दे, बहुत आसानी से आप देख के क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं वैसे भी। इसकी संख्या देख रहे हैं कितना है, 6। अब कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका मतलब इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3। तो +3 है, इसका अर्थ ये क्लियर है कि जो समन्वय संख्या होगा वो 6। तो बताएं, COCl3 इंटू 6H2O 6NH3 है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या, CONH3 होल 6, और यहां पे क्या, Cl3। कहने का अर्थ 3 मोल। अरे बताए ना, जब ये टूटेगा तो क्या होएगा, CONH3 होल 6 पर पावर +3 और 3Cl-। कहने का अर्थ 3 क्लोराइड आयन बाहर थे कॉम्प्लेक्स के, तो ये तीनों क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ किसमें अवक्षेपित हो जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड में। बहुत आसान। अब बताएं, जैसे मान लें, ये एग्जांपल हम COCl3 इंटू 5NH3 यहां पे 3 मोल। जब इसको हम लोग लेंगे सिल्वर नाइट्रेट को, ये एक्सेस में रहेगा। बताएं, यहां पे अमोनिया की संख्या कितना, 5, समन्वय संख्या कितना होगा, 6। क्या है यार, बहुत इजी, 2AgCl। कहाँ है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्या, CONH3 होल 5, समन्वय संख्या 5 आ रहा है। इसका मतलब 1 क्लोरीन और कॉम्प्लेक्स में रहेगा और 2 क्लोरीन बाहर जाएगा। तो यहां पे जब ये आयनों में टूटेंगे तो क्या होगा, CONH3 होल 5Cl +2, और यहां पे 2Cl-। 2 मोल आयनित हुए, तो 2 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होंगे। COCl3 इंटू 4NH3। बताएं, जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाएंगे तो यहां पे क्या होगा, AgCl। एक क्लियर सी बात है यार, 4 है तो इसका मतलब 2 क्लोरीन इसमें से यहां पे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो बताएं, 1 मोल सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित हुआ, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या, NH3 होल 4Cl2, और 1 Cl बाहर। जब ये टूटेंगे तो क्या, CONH3 होल 4Cl2 प्लस, और यहां पे Cl-, 1 मोल। COCl3 3NH3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या बताएं, ये AgCl का अवक्षेप देगा, नहीं देगा यार, कॉमन बात है। समन्वय संख्या 6, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्या, CONH3 होल 3Cl3। कॉम्प्लेक्स बंद हो गया भैया, ये अवक्षेपित नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ आयन देखने जाएंगे तो बताएं, 3 मोल आयन ये है, 1 ये है, तो 3 है 4 नंबर ऑफ आयन। इसमें 4 है, इसमें देखें 2 ये 1 ये 3 है। इसमें नंबर ऑफ आयन 1 ये 1 ये 2 है, और इसमें नंबर ऑफ आयन क्या है, 0। नंबर ऑफ आयन यार, 3 मोल क्लोरीन है, क्लोराइड आयन, और 1 मोल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी बोले तो चालकता, वो डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन के। अगर हम लोग इसको पहला बोल दिए, ये दूसरा, ये तीसरा एग्जाम्पल ना, और ये चौथा, तो जो आर्डर बनेगा वो क्या, पहला, दूसरा, तीसरा और
चौथा, क्योंकि पहले वाले में देखें नंबर ऑफ आयन 4, दूसरे वाले में नंबर ऑफ आयन 3, तीसरे वाले में नंबर ऑफ आयन 2, चौथे वाले में नंबर ऑफ आयन 0। तो जिसमें आयन की संख्या बढ़ेगी उसकी मोलर चालकता भी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी। वार्नर भाई, अब जिसे मान लीजिए ये इसका संरचना बनाना है, तो यहां पे क्या होगा, CO NH3 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 और ये NH3 NH3 NH3, 3 ठो क्या क्लोराइड आयन, 3 ठो। तो बताएं ये जो डॉट लाइन देख रहे हैं ना, डॉट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी वैलेंसी को, जबकि जो डार्क लाइन आप लोग देख रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को दिखाएंगे, ये सब किसको दिखाएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को। थोड़ा बात कर लेते हैं इनकी। बताएं इसमें अमोनिया का है 5 ठो, तो एक अमोनिया को गायब कर दे, 40 अमोनिया को गायब करे आपकी मर्जी। क्लोरीन का है 3 ठो, तो अब यहाँ पे जो 5 अमोनिया लगा हुआ है, 3 ठो क्लोरीन है, तो जो एक क्लोरीन होगा वो तो प्राइमरी वैलेंसी में भी भाग लेगा और समन्वय संख्या में भी, सेकेंडरी वैलेंसी में भी। तो ये ऐसे यहां पे क्या, जैसे इसको देखने जाएंगे तो एक अमोनिया और गायब कर दें, एक को और क्लोरीन को ले लें, समझ रहे हैं। तो ये थे वार्नर भैया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे बताए थे, नंबर ऑफ आयन हमें कैसे ज्ञात करना है वो बताए ना, कितने मोल अवक्षेपित होंगे, कितने मोल अवक्षेपित नहीं। अच्छा, अवक्षेपण से याद आया, एक ठो और लिख देते हैं यहीं पे, कोई कुछ देखें, थोड़ा आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। बात करते हैं, यहाँ पे PT है, Cl4 है, और यहाँ पे हम लिख दिए 6NH3, तो और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिख दिए। बताएं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ये अमोनिया कितना 6, यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर 4, समन्वय संख्या कितना होगा 6, तो क्लियर है यार, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। NH3 होल 6 Cl4। अगर यहाँ पे 5 होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 और 1 Cl अंदर 3 Cl बाहर, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ आयन कितना 5। अगर एक क्लोरीन अंदर जाएगा 4, 2 क्लोरीन अंदर जाएगा 3 क्लोरीन अंदर जाएगा 2। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं ऐसे। ये वार्नर थ्योरी है। बोर्ड चाहे देखें, बोर्ड का पेपर देखें चाहे आईडी का, दोनों में शायद क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख चेक कर लें। और अभी जो होने वाला है ना, अभी नीट का होने वाला है, आईडी का होने वाला है, देखिए एक ठो पाएंगे आप ना। तो देखिए अब VBT की बात करते हैं हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजक बंध सिद्धांत, इसे दिया था पॉलिंग ने। तो यहां पे जितने भी पॉइंट हम लिखे हुए हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भी पॉइंट आप लोग मिस किए ना तो क्वेश्चन भी आप लोग का अपूर्ण रह जाएगा, मतलब सही नहीं होगा। तो पहले ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे हम लोग, फिर इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन लगेगा आगे। तो पहला केस क्या, कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो अपने ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार, ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। जितना उनका ऑक्सीकरण संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो त्यागेंगे। अभी क्लियर कर दें लाइन को, लाइन आप लोग बस याद रखिएगा बस। दूसरा क्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, समन्वय संख्या के अनुसार उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। कहने का अर्थ ये कि जितना समन्वय संख्या होगा, जितना लिगेंडों की संख्या जितना होगा, जैसे मान लीजिए मोनोडेंटेड लिगेंड है, हम कह रहे हैं H2O होल 6 है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे वो कितने रिक्त कक्षक खाली करवाएंगे, 6। अब जैसे मान ले हम लिख ही दिए कि PTEN का होल थ्रेस और कॉम्प्लेक्स के बाहर गए तो Cl4, तो इसमें जो समन्वय संख्या आएगा कितना, बाइडेंटेड लिगेंड है तो 6 कक्षक खाली करवाएंगे। अब कैसे खाली करवाएंगे वो हम लोग देखेंगे अभी जब प्रयोग करेंगे तब। तो केंद्रीय धातु परमाणु अपने समन्वय संख्या के अनुसार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। ये रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। ये दूसरा केस।
बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे ना ये सब क्लियर हो जाएगा। ये तो हम कह रहे हैं, ये लाइन आप लोग याद कर लें। ये लाइन याद करके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक इन लाइनों का प्रयोग क्वेश्चन में नहीं होगा। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो लाइन खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभी अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि लिगेंड स्ट्रांग, यदि लिगेंड स्ट्रांग हो, प्रबल हो, प्रबल, तो केंद्रीय धातु परमाणु के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, युग्मित, और पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। पुनः व्यवस्थित का अर्थ भी बताते हैं। तथा यदि लिगेंड दुर्बल हो, अगर लिगेंड क्या हो, दुर्बल हो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते तथा कोई पुनर्व्यवस्था नहीं होता। अभी इसका अर्थ क्लियर करते हैं, घबराइएगा ना बिल्कुल भी। तो ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाने के लिए। अब यहां पे बात क्या किया, स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो पहले ये देख लें कि स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड है कौन कौन से, तभी ना क्लियर होगा कि पेयर्ड करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते किसे हैं, लिगेंडों को उनके प्रबलता के, लिगेंडों को उनके प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जैसे ये यहां से लेके यहां तक ये सबसे दुर्बल लिगेंड और CO सबसे स्ट्रांग लिगेंड। यहां से यहां तक सब क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। लेकिन अगर इनमें से मान लीजिए ये कैसे दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो इनमें जो प्रबल होगा वो कौन होगा, क्लोराइड है। इसके लिए अब ये जो होते हैं ना, ऑक्सिलेट आयन और वाटर, ये नॉर्मली वीक होते हैं, सामान्यतः दुर्बल होते हैं। परंतु कहीं ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर ये हैं जिसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, तब ये दोनों किसकी तरह कार्य करेंगे, स्ट्रांग लिगेंड की तरह। तब ये दोनों स्ट्रांग लिगेंड की तरह कार्य करेंगे। और यहां से यहां तक सब क्या, स्ट्रांग लिगेंड। अब इसमें ना अमोनिया का केस हम लोग देखेंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। अमोनिया सबके साथ स्ट्रांग नहीं रहेगी ना, तो अभी क्लियर करेंगे जब क्वेश्चन कराएंगे तब। बस आप लोग ये जानते रहे कि यहां से यहां तक वीक लिगेंड है, ये नॉर्मली वीक होंगे, परंतु अगर कोबाल्ट +3 के साथ हैं तो स्ट्रांग लिगेंड की तरह कार्य करेंगे। और यहां से वहां तक सब क्या, स्ट्रांग लिगेंड। अब जैसे देखिए यहां पे क्या दे रखा है, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर। ये स्ट्रेंथ है लिगेंड की। अगर कोई लिगेंड है उसमें डोनर परमाणु कार्बन है, और एक और है उसमें नाइट्रोजन है, एक और है उसमें ऑक्सीजन है, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा लिगेंड का, जिसमें दाता परमाणु कौन हो, कार्बन। जैसे साइनो और आइसोसाइनो। साइनो में डोनर कौन है, कार्बन। तो जब डोनर कार्बन है, उसके बाद जब दूसरा केस देखने जाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या, आइसोसाइनो, नाइट्रोजन। तो अगर साइनो और आइसोसाइनो की बात किया जाए तो उसमें स्ट्रांग लिगेंड कौन होगा, साइनो, आइसोसाइनो वीक होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन डोनर हम लोग पढ़े नाइट्रो O और नाइट्रो N। तो बताएं नाइट्रो O और नाइट्रो N में कौन ज्यादा प्रबल होगा। तो जिसमें नाइट्रोजन डोनर होगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, जिसमें ऑक्सीजन डोनर होगा वो कम। जैसे हम लोग लिख भी सकते हैं ना, ऐसे ही तो था, ये नाइट्रोजन है, यहां पे O और O-, ये अगर ये डोनर है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। अब यहां पे क्या, O- N डबल बॉन्ड O, यहां पे डोनर कौन हो गया, ऑक्सीजन, तो इसकी स्ट्रेंथ कम। अब नाइट्रोजन में यहां पे देखें केस लिखे हुए हैं, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है, इसमें भी नाइट्रोजन, दोनों में डोनर, तीनों में डोनर कौन है, नाइट्रोजन। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, आप लोग को चेक करना है कि किस पर +I इफेक्ट लग रहा है। बताएं यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +I, और यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि हाइड्रोजन। अभी पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट।
तो प्लस आई इफेक्ट जहां सबसे ज्यादा लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, उस लीजेंड में नाइट्रोजन डोनर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। ये तीनों तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देख ही लेंगे। लास्ट केस है इसका, उसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना। लास्ट केस है जो केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या होता है वो संकुल यौगिकों के ज्यामितीय और उनके संकरण का निर्धारण करता है। समन्वय संख्या, तो अभी हम लोग जो वार्नर थ्योरी पढ़े तो वहां पे हम लोग पढ़े क्या कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के ज्यामितीय का निर्धारण करता है। अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो समन्वय संख्या होता है वो संकुल यौगिक का संकरण एवं ज्यामितीय का निर्धारण करता है। तो अब यहां पे हम लोग संकरण के साथ ज्यामितीय के साथ साथ संकरण की भी बात करेंगे। देखिए 3 हम लोग कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में होएगा समन्वय संख्या, दूसरे कॉलम में होएगा संकरण हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरे कॉलम में होगा ज्यामिति, बोले तो ज्योमेट्री। अगर समन्वय संख्या 2 है तो जो संकरण आपको प्राप्त होएगा sp, इसका मतलब एक कक्षक s का और एक कक्षक p का, ns और np। जो शेप होगा वो क्या, लीनियर। अभी हम लोग पढ़े लीनियर। अगर समन्वय संख्या 2 है, 3 है, तो जो संकरण होगा sp2 और जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर समन्वय संख्या 4 है तो यहां पे आप लोग को 2 केस देखने को मिलेगा। एक आपको sp3, इसमें d के एक भी कक्षक इन्वॉल्व नहीं है। जो इसका शेप होगा वो टेट्राहेड्रल, और एक होता है dsp2। अगर समन्वय संख्या 4 है तो 2 केस आएंगे। हम आपको अभी इजी कर देंगे, घबराइए ना। पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देख के, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं आपके पास कि आप लोग चलेंगे फिर शुरू से लगाने कि हाँ भैया देखें चेक करें सर जी बताए थे ना। बस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग पढ़ें, उसको याद रख करके रखें, क्वेश्चन देखेंगे आंसर आएगा। अभी जो हम आपको बताएंगे भैया अपने कार्य के अनुसार बताएंगे, आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें, नहीं तो बता देंगे क्लियर हो जाएगा, इसे हवा मार देंगे, टेंशन ना ले। लेकिन हम विस्तार में पढ़ाएंगे ना। यहां पे क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो देखें अगर समन्वय संख्या 4 आया तो आपको 2 केस देखने को मिलेंगे। संकरण sp3 भी हो सकता है, संकरण dsp2 भी हो सकता है। परंतु अगर sp3 आया तो टेट्राहेड्रल जो इसका ज्योमेट्री होगा, और अगर dsp2 आया तो स्क्वायर प्लेनर। अगर समन्वय संख्या 5 है, 5 तो भी 2 केस देखने को मिलेंगे। अच्छा यहां पे जो d का कक्षक भाग लेगा ना वो dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर खोल के देखो, केमिकल बॉन्डिंग खोल के देखो, सब तो पढ़ा है, बताए हैं यार, मजाक तो ना करना भैया। sp3d और एक देखेंगे dsp3। तो जो sp3d आ रहा है ना, ये क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और जो dsp3 आ रहा है ये स्क्वायर पिरामिड। अब इसमें d का कौन सा कक्षक भाग लिया और इसमें d का कक्षक कौन से भाग लिया, अब इसको भी क्लियर करना है ना। बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत ना है। जैसे अब यहां पे क्या है, sp3d है, तो sp3d है तो इसमें क्या है dz स्क्वायर, और इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर।
लास्ट केस है अगर समन्वय संख्या 6 हुआ तो जब समन्वय संख्या 6 होगा फिर भी दो केस, एक ऑक्टाहेड्रल, फिर भी दो केस, एक sp3d2 और एक d2sp3। तो इन दोनों केस में दोनों कक्षक होते हैं, एक dz² और dx²y², दोनों केस में सेम रहते हैं। sp3d2 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, जो ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, और अगर d2sp3 आ रहा है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो ये वीबीटी के अनुसार, बोले तो पॉलिंग के अनुसार समन्वय संख्या जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के संकरण और ज्यामिति का निर्धारण करता है। समझ रहे? अब हम लोग बात करेंगे बोहर मैग्नेटिक, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे बोहर मैग्नेटिक की। म्यू इक्वल टू होता है √n+2 बी, बोले तो बोहर मैग्नेटिक। यहां पे म्यू क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, और n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी केस बनते हैं। यदि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कलर वाला होगा और पैरामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय। ये इंपॉर्टेंट केस। और दूसरा है यदि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, अनुपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इक्को नहीं है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कलरलेस होगा। इंपॉर्टेंट कैसे याद रखिएगा? कलरलेस मतलब रंगहीन और डायमैग्नेटिक नेचर का, बोले तो प्रतिचुंबकीय। आप देखिए क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के संकुल यौगिक हैं या फिर प्रतिचुंबकीय प्रकृति के यौगिक हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये अगर किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो संकुल यौगिक रंगीन और अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, और यदि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो वो संकुल यौगिक रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। अब जैसे मान ले यहां पर हम लिख देते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, जो भी हो। अब n का मतलब क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताएं जब यहां पे हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या होगा? म्यू इक्वल टू √n, बोले तो एक ब्रैकेट में 1+2, यही ना होगा? तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? √2 1 3, √3 का वैल्यू 1.73। अगर यहां पे आते हैं यहां पे तो क्या होगा? म्यू इक्वल टू √2 2+2, तो 2 2 4 दूनी 8, तो म्यू इक्वल टू √8, वैल्यू जो आपको प्राप्त होगा 2.8। यहां पे आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा? म्यू इक्वल टू 3+2, तो 3 2 5 3 15, म्यू इक्वल टू √15, और √15 का वैल्यू होगा 3.9। ऐसे इसका 4.9, 5.9,
6 रहेगा 6.9, 7 रहेगा 7.9, ये ना। एक और केस देख ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बहुत मजा। क्यों मजा आएगा मालूम है? क्योंकि जबरदस्त है। इजी चीजें मजा नहीं आती, जबरदस्त चीजें मजा आती है। जबरदस्त मतलब समझता है, जहर टाइप के, जो जहर टाइप के हो। तो जो अगला पॉइंट है, यदि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो उसको बोला जाता है आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक। और यदि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्य कक्षक भाग लेते हैं तो उनको बोला जाता है बाह्य कक्षक संकुल। अभी क्लियर होगा बहुत आसानी से, घबराए ना, बहुत आसान, बहुत आसान। बस चीजें क्लियर होना चाहिए। पूछ लिए भैया बताइए डी में कितने कक्षक होते हैं, बोले तो ऑर्बिटल पढ़े थे सर जी, पढ़े थे, भूल गए सर जी, देखेंगे तो याद हो जाएगा सर जी, बार बार कह रहे हैं। ऐसे बंदे जो होते हैं ना, उनकी संख्या 50% है। पढ़े थे सर जी, भूल गए, देखेंगे तो याद आ जाएगा। पढ़ाई कम करे ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन ना छोड़े, प्रैक्टिस और रिवीजन ना छोड़े। एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ाई कम करेंगे ठीक है। अब और अगर अब आप चाह लें कि 30% मार्क क्लियर है, 70% तो ऐसे हवा में क्लियर कर देंगे एक महीने में। क्या औकात है 70% की? अबे तुम्हारा औकात क्या है? साल बीत गए पूरे, 30% साल भर में क्लियर किए हो, 10-11 महीने में तुम चाहोगे कि हाँ एक महीने में हम 70% क्लियर। और जानते हैं बच्चों का वही चीज क्लियर रहता है ना जो उनको इजी लगता है। तो इसका मतलब जो आप छोड़ के रखे हैं एग्जाम टाइम पढ़ने के लिए, वो तो टफ है आपके लिए, और जो इजी है उसको आप लोग 11 महीने में पढ़े, 10 महीने में पढ़े। जो टफ है उसको आप लोग बचा के रखे, हम 2 महीने में इसको फाड़ के रख देंगे। फाड़ो फाड़ो, पन्ना मत फाड़ देना, लाओ पन्नों में फाड़, खत्म, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो देखें, अगर किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का आंतरिक कक्षक भाग लेता है तो उसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, और अगर बाह्य कक्षक भाग लेता है तो उसको बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे यहां पे हम लिए, देखिए बिल्कुल बेस से, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग NiCN⁴ -2। क्वेश्चन देख के एक चीज क्लियर है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो या तो sp3 होगा या dsp2 होगा, समन्वय संख्या 4। ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इंपॉर्टेंट या नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा कौन। तो बाकी सब तो खत्म हो गए, बचा हमारे पास यही, या तो sp3 या dsp2। तो इसी चीज को हम लोग यहां पे क्लियर करेंगे। 2-4 एग्जाम्पल बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, मजा आएगा मजा। देखिए पुरानी चीजें बहुत रिवीजन होंगी, बहुत ज्यादा। यहां पे निकल की ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो +2, क्योंकि ये -4 बराबर हो जाएगा +4, और ये -2 है, तो +4 में से -2 घटेंगे तो ये +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। निखिल इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या, 28, +2 आवेश है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। अब बार बार हम इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नहीं, इसको तो हम लोग लिख भी सकते हैं ना, या फिर नहीं भी लिखे हमारी मर्जी यार, हम डायरेक्ट लिख दे 4s2 3d8। समझ रहे हैं ना ये सब चीजें क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम आपको पीछे बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बताएं आवेश कितना है इस पे, +2। हम लोग अभी शब्द पढ़े कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं
वो ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे? 2। अब इन दोनों में वाह्यतम कोष कौन है? वाह्यतम 4 ये 3 है, तो ये तो आंतरिक कोष होगा 3, और 4 जो है ये वाह्यतम कोष। हम पहले ही आपको बताए कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के अनुसार करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो करेंगे ना वो नियमों के अनुसार करेंगे, बोहर के अनुसार। बोहर के अनुसार जो वाह्यतम कोष होगा वो कौन होगा? 4। ये चौथा है और ये तीसरा। तो क्या होगा, हम लोग यहां पे लिखेंगे 3D को पहले और 4s को बाद। तो 4s 3d8 4s। बताएं जो +2 आवेश है ये कहां से बाहर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोष से। तो वाह्यतम कोष ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? 0 और 4p0। 4 इसके बाद 4p आता ना। इसमें कितने कक्षक हैं? 5। अरे सर जी, अच्छा, हाँ सर जी, 5 कक्षक डी है ना? नहीं, डी कहाँ है? अभी तो हम मजाक कर रहे थे। यही सब बंदे कंफ्यूज कर जाते हैं खुद को। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। CFT पढ़ेंगे, अभी चीजें और भारी होंगे ना। अभी तो फिलहाल ठीक है, अभी CFT पढ़ेंगे, यही चीज थोड़ा और आपको अलग दिखेगा कि अरे अभी तक तो पढ़ गया था, ऐसा आप कैसा हो गए? जैसा बताएंगे ना वैसा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर। अब बताएं जो लिगेंड है वो क्या? स्ट्रांग। तो जब लिगेंड स्ट्रांग होंगे तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? पेयर या पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। यहां पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गया। क्यों? क्योंकि लिगेंड कैसा है? स्ट्रांग। बताएं समन्वय संख्या कितना? 4। तो कितने कक्षक भाग लेंगे? 4 है। तो यहां पे क्या होगा? एक साइनाइड यहां पे, एक साइनाइड यहां पे, एक साइनाइड यहां पे और एक साइनाइड यहां। आसान। देखिए दिख रहा होगा देखिए। D का एक कक्षक, S का एक कक्षक, P का 2, DsP2। इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा वो स्क्वायर प्लेनर। बताएं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक को उपस्थित है क्या? नहीं। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसका अर्थ क्या? ये डायमैग्नेटिक है। जो डायमैग्नेटिक है तो है ही, इसके म्यू का मान क्या होगा? 0। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलरलेस होगा। ये कॉम्प्लेक्स और सब टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी, आप लोग देख सकते हैं आंसर वगैरह। अगर इसमें प्राइमरी वैलेंस निकालना है तो 2, सेकेंडरी वैलेंस निकालना है तो 4। अगर इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो क्या? टेट्रासाइनोनिक्लेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रेडायन है, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड। आप सारी चीजें जो पीछे पड़े हुए हैं वो बता सकते हैं इसी में। क्लियर? और देखें, और एग्जांपल देखें, अभी कहां क्लियर, और एग्जांपल देखें तब। NiCl4 -2। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा, बस अंतर दोनों में क्या है? वहां पे साइनाइड था, यहां पे क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो यहां पे हम लोग ले लिए भैया को बाहर, और ये क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 और 4s2, और 4s2 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या? 3d8 4s0 4p0। यहाँ पे क्या होगा? 5 कक्षक। एक ये, 3 ये, p में 1 2 3 4 5 6 7। देखें अभी CFT चालू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को होगा, जो होना रहेगा, तभी तो कह रहे हैं जबरदस्त है, तो उसके लिए घबराइएगा ना। अभी आपको क्या क्लियर करना है भैया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, वो क्लियर करना है। सोचे ही मत कि CFT है दुनिया में आपके, जब वो आएगा तो देखेंगे ना। बताएं
लिगेंड कैसा है? वीक। अब लिगेंड वीक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा। इसका अर्थ क्या? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? कलर वाला। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। इस कॉम्प्लेक्स का जो बोहर मैग्नेटिक का वैल्यू होएगा वो कितना बताएं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या? 2.8। क्लियर? बताएं। एक क्लोरीन यहां पे पेयर हो जाएगा, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन इसमें और एक ठो, 4 क्लोरीन है ना, 4 रिक्त कक्षक। हाइब्रिडाइजेशन इजी, sp3 टेट्राहेड्रल। बहुत आसान है, समझ रहे हैं? अब आपके दिमाग में क्या चलता है? बच्चों के दिमाग में, अरे सर जी सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा, और अगर वीक लिगेंड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। सीधा सीधा कह दीजिए, काहे घुमा फिरा रहे हैं सर जी? अच्छा, घुमा फिरा रहे हैं सर जी। टेट्राहेड्रल है ना ये, NiCO4। तो देखें अभी क्लियर कर देते हैं आपके मन का। Na यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 28 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो 3D8 और 4s2। तो बताएं D में 5 है भैया, देख लीजिएगा कहीं सर जी गलत ना पढ़ा रहे हैं यार, 5 कह के। फोर बी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये आंतरिक कक्षक है, ये वाई है। ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पे? यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जब तक आंतरिक कक्षक पूर्ण रूप से नहीं भर जाएंगे तब तक वाई कक्षक में प्रवेश नहीं करते। ये कौन बताया हमें? आप पाव बताए थे, हम आपको बताए हुए हैं। तो ये क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, इसका म्यू 0 होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो 4 है, एक तो यहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा कार्बोनिल, एक ये और एक ये। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओहो सर जी, मतलब ये मैटर नहीं है कि भैया स्ट्रांग रहेगा वीक रहेगा तो कैसा होएगा। मैटर कुछ और है। आप देख के बताएंगे, घबराइए ना, देख के बताएंगे मैटर कुछ और है। समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का और एक आध दो केस देखें, फिर उसके बाद घर के लिए क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए K4FeCN6। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्लियर करना है। फेमस एग्जांपल है, जानते हैं आप लोग। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +2 आयरन का। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो क्या? 4s2 और 3d6। 4s2 ये वाहिता में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। 3d6, 4s0 और 4p0। वन 2 3 4 5 6। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। क्लियर? संख्या कितना है? साइनाइड 6 है, तो 6 को कक्षक में भर दें। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। D2sp3 बताएं। जो D2 है, देखिए दो केस है, एक sp3D2 और एक D2sp3। अगर D2sp3 आ रहा है किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका अर्थ क्या? वो आंतरिक कक्षक संकुल है। जैसे देखिए अभी हम लोग पढ़े DsP2, वो D जो भाग लिया वो कौन सा था? अंदर वाला था। जैसे sp3D आया तो y कक्षक संकुल, DsP3 आया तो आंतरिक कक्षक संकुल। ऐसे ये भी D2sp3 आया, इसका मतलब आंतरिक कक्षक संकुल। अगर sp3D2 आया, D2 बाद में गया, तो इसका मतलब y कक्षक भाग लिया है D का।
समझ में? तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या हो जाएगा भैया, D2sp3 है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्लियर? जो म्यू का वैल्यू होगा वो 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक को नहीं है, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। COH2O होल 6 प्लस 3। अभी हम आपको बताएं, सबसे पहले तो जल को ही देख लें। जल क्या है, वीक लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3। तो जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा तो उसके साथ चाहे जल हो और चाहे ऑक्सीलेट आयन, वो किसकी तरह कार्य करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। तो क्या हो जाएगा, CO+3 है तो एटॉमिक नंबर 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो 3D7 और 4s2 +3 आगे से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 6। फोर पी भी 0। वन टू थ्री फोर फाइव 6, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, 6 जल है। आप लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कोबाल्ट को बीच में रखें और बाकी चारों तरफ जल को फैला दें। ये हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बिल्कुल ऐसा ही केस। CuNH3 होल 4 +2। अब यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +2। हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, क्या होता है भैया, 3D10 और 4s1। अब +2 आवेश है तो एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, 9। 3D9 और 4s0, 4p भी क्या, 0। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9, यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता है। मतलब बताएं समन्वय संख्या कितना है, 4, तो 4 कक्षक छोड़ दे इसको लेके, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाता है, ये खाली करवा देता है। यहाँ पे NH3 अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3, जो रिजल्ट आपको प्राप्त होता है DsP2। परंतु इसमें देखें एक ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो जो बोहर मैग्नेटिक का वैल्यू होगा 1.73 और पैरा मैग्नेटिक और कलर वाला। अब देखें बेहतरीन एग्जांपल, NiNH3 होल 6 +2। निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना, +2। तो क्या होएगा, 3D8 और 4s2। 2 है तो +2 आवेश है तो यहाँ पे 2 रहेगा, 0 हो जाएगा। कितनी बार बताएं क्या चीज़, वो तो आप लोग क्लियर कर ही सकते हैं। फोर पी 1 2 3 4 5 6 7 8 अमोनिया स्ट्रांगली। आप लोग क्या करेंगे, इसको पेयर कर देंगे, जैसे पेयर करेंगे ना क्वेश्चन में इधर उधर हो जाएगा, धज्जिया उड़ जाएगा क्वेश्चन का। तो एक चीज याद रखिएगा, जो अमोनिया है ना, अमोनिया अगले लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन और बताएंगे, आपको दे देंगे, हम जानते हैं आप लोग कर लिए तो बेहतर, नहीं कर पाएंगे हम तो वही करेंगे, आप लोग अलग केस रहेगा। तो अमोनिया है, अमोनिया कॉपर के साथ, कोबाल्ट के साथ, प्लेटिनम के साथ और मैग्नीज के साथ। सिर्फ इन्हीं के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, बाकी सबके साथ वीक लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो यहां पे आप लोग पेयर ना करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बताएं 4p के बाद 4s 4p, यहां पे क्या आ जाएगा 4d।
0, 5 कक्षक ही है। तो पहली बात तो ये कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का, दूसरी बात ये कि कलर वाला होगा, तीसरी बात ये कि इसके म्यू का मान 2.8 होगा, और चौथी पांचवी बात यहां से क्लियर होगा। बताएं, एक अमोनिया यहां, एक अमोनिया यहां, एक अमोनिया यहां और एक अमोनिया ये। जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया गया है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, वाह है कक्षक संकुल। क्वेश्चन आता है आपको दे देगा, कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा बताइए कौन किसका वाह कक्षक संकुल भाग लेता है और किसका आंतरिक कक्षक, या वाह डी कक्षक भाग लेता है या आंतरिक डी कक्षक। तो मतलब तो वही पढ़ा ना। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाले, अगर डी बाद में आता है तो इसका मतलब वाह कक्षक, डी पहले आ गया इनसे पहले तो इसका मतलब आंतरिक कक्षक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।